हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आप सभी जानते हैं इस सीरीज के अंतर्गत हम यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझते हुए उनके ट्रेंड एनालिसिस की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान में किस तरह के टॉपिक से यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस तरह से बनाए जा रहे हैं। पॉलिटी को हमने पहले टारगेट किया हुआ है, 2022 और 2021 के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की, पॉलिटी के। आइए बात करते हैं बिना किसी देरी के। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह कहता है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है, जिसमें यह पूछ रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार किस तरह की होती है। जैसे ही संसदीय व्यवस्था का नाम आता है आपको भारत के स्ट्रक्चर के बारे में दिमाग में आ जाना चाहिए कि भारत में किस तरह की सरकार होती है, क्योंकि भारत में संसदीय सरकार है। तो बात करें, अगर स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। मैंने कहा भारत की पिक्चर अपने दिमाग में रखिए। क्या भारत में जो सरकार होती है उसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग होते हैं? आप कहेंगे नहीं, तो इसको हम गलत कर देंगे। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। यह बात ठीक लग रही है। आर्टिकल 15 में आपने देखा होगा जो मंत्रिमंडल है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति, आर्टिकल 75 सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति या सदन के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा के द्वारा ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को हटाया भी जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। अगर पीछे के आगे के दो स्टेटमेंट देखना चाहें तो भारत सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, उनके द्वारा हटाई जा सकती है। इतना डेवलपमेंट अभी हमारे भारत में नहीं हुआ है कि लोगों के द्वारा ही वापस से हटा दी जाए, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। हालांकि ये वाली बात ठीक है, क्योंकि लोग तो चुनते हैं एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, लोकसभा के सदस्यों को, सरकार को तो नहीं चुनते। बाद में संसद के द्वारा सरकार चुनी जाती है। इस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं हम सही मान सकते हैं, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। यह बात तो गलत हो गई बिल्कुल। अगर विश्वास खो देती है सरकार सदन में अपना, तो उसको समय से पहले हटाया जा सकता है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। आगे बात करते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो इसमें सोचने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। सीधी सी बात है कि एक डायरेक्ट आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 38, जिसमें आर्टिकल 38 जिसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात कही गई है। तो इसको ज़्यादा सोचने की दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को, जो भारत में मूल ढांचे का स्ट्रक्चर है, जो कॉन्सेप्ट है मूल ढांचे का, तो भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। देखिए, जब हम बात करें मूल ढांचे की, तो ये चारों चीजें कहीं ना कहीं मूल ढांचे के अंतर्गत आती है। लेकिन क्या भारत के संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान किया गया है? तो आप कहेंगे सर, भारत के संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। यह हमारे सुप्रीम कोर्ट का इनोवेशन है, सुप्रीम कोर्ट का एक नवाचार है, जो मूल ढांचे जैसी अवधारणा उसने दी है। तो क्योंकि भारत के संविधान का नाम यहाँ पर आ गया, इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। अगला देखते हैं, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। यह कहना चाह रहा है कि भारत का संविधान ऐसी व्यवस्था करता है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून नियम बनाए जिससे लोगों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण होता हो या उनके आदर्शों का अतिक्रमण होता हो, तो संविधान के आदर्शों का अतिक्रमण होता हो, तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो आर्टिकल 13 जब आप देखते हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन शब्द तो नहीं कहा गया है, लेकिन कहा गया है कि अगर कोई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है
तो जितनी सीमा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगी वह विधि नल एंड वॉइड हो जाएगी। यह बात संविधान में कही गई है। तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका अगर हम ऑप्शन सही हमें पूछा है तो केवल 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ें। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, बताइए कौन सी है। तो यहां अगर बात करें, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, बिल्कुल सही बात है। जो गांधीवाद कहता है, गांधी जी की जो सोच थी वो यही थी कि जो स्टेट्स होते हैं, जो बाउंड्रीज होती है एक तरह से, वह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्य क्या करता है, लोगों पर नियंत्रण करने का काम करता है और लोगों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने चरित्र विकास के द्वारा ही सामंजस्य स्थापित करते हुए समन्वित रूप से जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये बात गांधीवाद भी कहता है और मार्क्सवाद भी इस बात को मानता है कि पूरा विश्व एक ही राज्य होना चाहिए, राज्य नहीं होने चाहिए जो अलग अलग देशों में अभी हम बटे हुए हैं उस तरह से। वर्ग संघर्ष की बात करता है मार्क्सिज्म, लेकिन जो गांधीवाद है वो बात करता है वर्ग सहयोग की। मार्क्स कहता है कि लोग जो पूंजीवादी लोग हैं, जो कैपिटलिज्म है, वो लोगों को कहीं ना कहीं ऊंच नीच में बांटता है, जिस वजह से वर्ग संघर्ष की स्थिति उपस्थित होती है। लेकिन गांधी जी का कहना है कि कोई भी सुधार संघर्ष से करने की बजाय हमें सहयोग से करने पर बल देना चाहिए। निजी संपत्ति की समाप्ति के लिए मार्क्स क्या कहते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, हिंसक क्रांति की बात करते हैं। हिंसक क्रांति मार्क्स कहते हैं। लेकिन गांधीवाद क्या कहता है, गांधीवाद आपने सुना होगा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से गांधी जी कहते हैं निजी संपत्ति की समाप्ति। गांधी जी कहते हैं कि जितनी आपको जरूरत है उतनी संपत्ति आप रखिए, और जो ज्यादा है आपके पास वो यह समझिए कि आपको लोगों के हिस्से का आपको मिल गया है, तो आपको लोगों तक उसे पहुंचाना है। इस तरह की बात है। आर्थिक नियतिवाद की बात भी करते हैं मार्क्स का कहना है कि जो भी परिवर्तन हमारे आसपास होते हैं, राजनीतिक रूप से या प्रशासनिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वह आर्थिक परिवर्तनों का ही परिणाम होता है। और गांधी जी आर्थिक नियतिवाद को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। गांधी जी पारलौकिक व्यक्ति थे, उन्हें ईश्वर में आस्था ज्यादा थी, मार्क्स को इस तरह की कोई आस्था नहीं थी। तो इसका उत्तर की हम बात करेंगे तो आंसर ए बिल्कुल ठीक है। दोनों ही राज्य विहीन समाज की बात किया करते थे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, भारत के संदर्भ में नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है सर। नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। भारत में अगर हम ब्यूरोक्रेसी के प्रकृति की बात करना चाहें, नेचर की बात करना चाहें, तो कैसा हमें नजर आता है वह देखना है। संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति यानी उसको एक्सटेंड करने के लिए विस्तार देने वाला अभिकरण, यह बात कहीं ना कहीं ठीक है। जो संसद विधि बनाती है उसको लागू करने के अंतर्गत ब्यूरोक्रेसी का यह काम होता है। और जब जरूरत पड़ती है तो जिस तरह से संसद विधि बनाती है, कोई अधिनियम बनाया, उस अधिनियम के संबंध में नियम विनियमन बनाने का काम ब्यूरोक्रेसी करती है। बाद में एक बार में संसद में उसको पारित करा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है कि जो विधि बनाती है जिस तरह से संसद, उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी कुछ नियम विनियम बनाती है। तो ठीक लग रहा है, लेकिन देखेंगे क्या ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्या ये सबसे उचित आंसर है। आगे बढ़ते हैं। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। संघीय ढांचा तो वह होता है जिसमें राज्य की ब्यूरोक्रेसी अलग होती है और प्रशासन की ब्यूरोक्रेसी, जो संघ सरकार है उसकी ब्यूरोक्रेसी अलग होती है। लेकिन हमारे भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज जैसी जो चीज है वो कहीं ना कहीं केंद्र की बॉडी है और राज्यों पर नियंत्रण का काम भी करती है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, राजनीतिक स्थायित्व के बारे में ब्यूरोक्रेसी का इस तरह का कोई भी रोल नहीं है, तो यह भी गलत हो जाता है। लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, जिस तरह से आप जानते हैं
भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य की दिशा में जब कोई नीति निर्माण किया जाता है तो उस नीति का कार्यान्वयन करने के लिए प्रशासन होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है। तो जब हम मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पर जाते हैं तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही होगा, डी हमारा सही आंसर होगा। इसे भी हम गलत कर देते हैं क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें आंसर एक से अधिक ऐसा प्रतीत होता है कि सही है, लेकिन हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पर जाने की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, हमारी भारत की ब्यूरोक्रेसी, भारत की नौकरशाही है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान की उद्देशिका जो हमारी प्रस्तावना है क्या है, उसके बारे में बात कही गई है। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। क्या उद्देशिका के अंदर जो बातें कही गई है वो कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है? नहीं है, लेकिन संविधान का भाग तो है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें फिर से सही प्रतीत हो रहा है, इसमें कुछ खराबी लग तो नहीं रही है। संविधान का भाग नहीं है, जो हमारी उद्देशिका है, स्टेटमेंट कह रहा है कि संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। विधिक प्रभाव नहीं रखती ये तो बात ठीक है, लेकिन संविधान का तो भाग है। एक वाद आया था 1960 में, बेरूबाड़ी वाद सुप्रीम कोर्ट का। तो बेरूबाड़ी वाद में, क्या ये नजर नहीं आ रहा? बेरूबाड़ी वाद में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वह यह था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। फिर 1973 में जो केशवानंद भारती केस का फैसला आया, केशवानंद भारती वाद, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना जो है वो बिल्कुल संविधान का भाग है और संविधान के दूसरे भागों की व्याख्या करने के लिए उद्देशिका या प्रस्तावना का उपयोग किया जाता है, उसको प्रयोग में लिया जाता है। तो संविधान का भाग नहीं है, यह वाली बात तो बिल्कुल ही गलत हो जाती है। संविधान का भाग है, उद्देशिका संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। तो मैंने आपको कहा विधिक प्रभाव इसका नहीं है, संविधान का भाग है, तो यहां पर यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से अलग होकर, स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट इसको परिभाषित कर रहा है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के दूसरे भागों की व्याख्या करने के लिए संविधान की प्रस्तावना का उपयोग किया जाता है, उसके आदर्श को समझा जाता है। तो संविधान का भाग तो है लेकिन संविधान के दूसरे भागों से अलग होकर उसका कोई विधिक प्रावधान, विधिक प्रभाव नहीं है। तो यहां पर भी हम आंसर जो करेंगे वो आंसर 4 को करेंगे। यहां पर इसका आंसर यह होगा। आगे चलें, अगर भारत के संविधान का भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में कहूं तो ये पूरा क्वेश्चन जो 3 स्टेटमेंट है ये आर्टिकल 37 पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको आर्टिकल 37 पता है तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। आइए देखते हैं आर्टिकल 37 बेसिकली क्या कहता है। आर्टिकल 37 में आपके सामने पढ़ रहा हूं। इस भाग में यानी भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वे न्यायालयों के द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। जी नहीं, यह नहीं होगा। आपको पता है डीपीएसपी जो है वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, न्यायालय उनको एनफोर्स नहीं करता है। किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। जो बातें डीपीएसपी में दी गई हैं, जब भारत की संसद कोई कानून बनाए तो उसका कर्तव्य है कि डीपीएसपी की बातों को जरूर ध्यान में रखा जाए उन विधि बनाने के प्रक्रिया के अंदर। तो वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, गलत हो गया। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। और इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा
कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। आर्टिकल में कहा हुआ है राज्य का कर्तव्य होगा इस भाग में लिखी हुई चीजों को ध्यान देना है कानून बनाते समय। तो यह बात भी बिल्कुल ठीक है। पहला गलत कर दिया, दूसरा और तीसरा हमारा सही है। ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के संविधान के अनुसार। भारत के संविधान के अनुसार, ये लाइन आपको जरूर तवज्जो के साथ पढ़नी चाहिए। इस तरह की लाइन क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं अलग से संविधान में जो लिखी हुई नहीं है। तो कई स्टेटमेंट इस तरह से दे देता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन वो चीजें होती तो हैं लेकिन संविधान के अनुसार नहीं होती है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। यह स्टेटमेंट पहली नज़र में हो सकता है आपको सही लगे, क्योंकि इस तरह का प्रावधान है हमारे संविधान में कि कोई भी व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है वह 6 माह तक मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो बात है जो मैंने सर्कल किया है, ऐसा व्यक्ति जो मतदान देने के लिए योग्य है। मतदान देने के लिए तो आप योग्य हो जाते हैं 18 वर्ष की उम्र के बाद, लेकिन आपको सदन का सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए होती है 25 वर्ष की। सदन का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए, इसका मतलब हुआ मंत्री बनने के लिए भी आपको 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट में गलती यहीं पर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान देने के लिए योग्य हो गया, नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य बनने के योग्य है लेकिन सदन का सदस्य नहीं है, 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि यहां पर गलत होता है, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम गलत कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्हरत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। यह क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो चुकी है, दांडिक अपराध के अंतर्गत सजा हो चुकी है, तो उस पर जो अयोग्यता होगी उसकी सजा प्लस 6 वर्ष के लिए वह चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। ना कि स्थायी तौर पर, जीवन भर के लिए नहीं, सिर्फ जब तक कि उसकी सजा है। जैसे अगर उसे 3 साल या 4 साल की सजा हुई तो 4 साल प्लस 6 वर्ष के लिए वह अयोग्य हो जाता है चुनाव लड़ने से। जैसे ही वह जेल से छूटा उसके बाद 6 साल तक वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यहाँ पर स्थायी तौर पर कहा गया है, इसलिए यह स्टेटमेंट भी हम गलत कर देंगे। दोनों गलत है तो सही पूछा है हमसे, तो दोनों ही सही नहीं है। आगे बढ़े। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। तो यह बिल्कुल ठीक है। हमारे संविधान के आर्टिकल 85 में, आर्टिकल 85 में बिल्कुल यही शब्द लिखे हुए हैं। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तो देखिए, भारत के संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में सिर्फ इतना कहा गया है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता। तो 3 सत्रों का प्रावधान जैसी कोई बात हमारे इसमें नहीं है। यह गलत हो गया। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलाना आवश्यक हो। तो संविधान में यह बात बिल्कुल ठीक है, कोई न्यूनतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है कि आपको कम से कम इतने दिन तो संसद चलानी चाहिए। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हमसे सही पूछा है, 1 और 3 हमारा आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां समान हो वह कौन सा क्षेत्र है? आइए बात करते हैं नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। तो आपको पता है नई अखिल भारतीय सेवाएं सिर्फ राज्यसभा के प्रस्ताव से गठित की जा सकती है। राज्यसभा के द्वारा अगर प्रस्ताव लाया जाएगा आर्टिकल 312 के अंतर्गत, तो यह शक्ति सिर्फ किसे, राज्यसभा को है, ना कि लोकसभा को। तो यह तो नहीं होगा। संविधान में संशोधन करने के विषय में यह बात बिल्कुल ठीक है। जब बात आती है संविधान में संशोधन करने की, तो जितनी शक्ति लोकसभा के पास है उतनी ही शक्ति राज्यसभा के पास भी है। तो इसको, यह बात बिल्कुल ठीक है। सरकार को हटाने के विषय में मैंने आपको बताया है, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ संसद के लोकसभा के अंदर ही लाया जा सकता है। फिर बात करें अगर कटौती प्रस्ताव की, तो कटौती प्रस्ताव भी किसके अंतर्गत लाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंतर्गत ही लाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंसर 2, संविधान में संशोधन करने के विषयों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां क्या हैं? बराबर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी-लेड्स जो स्कीम है, उसके अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। इसके स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। एमपी-लेड्स स्कीम की जब आप बात करते हैं तो क्या है, आइए देखते हैं। एमपी-लेड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचना के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। तो यह बात बिल्कुल करेक्ट है। जो एमपी-लेड्स होता है, जो सांसदों को हर वर्ष एक अमाउंट मिलता है अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करने को लेकर, वह क्यों होता है? ताकि हम आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कर सके। तो इस स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, यह बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं। प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश, जो प्रत्येक सांसद को निधि मिलती है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज या सर्टेन पार्ट अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। यानी उन्हें जो निधि मिलती है उसका एक निश्चित अंश आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभार्थी के रूप में उन तक पहुंचाना आवश्यक है। तो यह बात भी कहीं भी गलत नहीं है, ठीक है। एमपी-लेड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। अप्रयुक्त निधि, जिस निधि को यूज में नहीं लिया गया है, अगले वर्ष के लिए अग्रणित या अग्रेषित नहीं किया जा सकता। एमपी-लेड्स स्कीम ऐसी है कि अगर इस साल आपने निधि का प्रयोग नहीं किया है तो उसका प्रयोग अगले साल कर सकते हैं। यहाँ पर यह स्टेटमेंट कह रहा है कि आप नहीं कर सकते, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जब तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो दो ऑप्शन तो हमारे हट गए। पहला और दूसरा सही है, चौथा हमें देखना है। कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण करना अनिवार्य है। इस स्टेटमेंट में भी कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है और हमारा आंसर हो जाता है 1, 2 एंड 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट हैं? देखिए, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ आपको लग सकती है, लेकिन ये कह रहा है कि अस्पृश्यता का जो अंत भारत के संविधान में किया गया है वो कौन से अधिकारों के अंतर्गत किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, एक एब्सोल्यूट आर्टिकल जो हमारे मूल अधिकारों में है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, और यह किसमें है? समानता के अधिकारों के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक का प्रावधान करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 22 और 23 में, आर्टिकल 22 और 23 में आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। स्वतंत्रता आर्टिकल 19 से शुरू होती है 22 तक, और संवैधानिक उपचार का अधिकार आप सभी को पता है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका का
कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है, यानी भारत में वह कौन सा प्रावधान है या कौन से भाग में वह प्रावधान है जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की बात कही गई है। तो यह भी एक स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत जो आर्टिकल 50 हमारा है उसमें यह बात कही गई है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। ये अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इसे हम अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के सेक्शन से भी जोड़कर देख सकते हैं। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें वृद्ध आर्थिक रूपरेखा विवरण यानी द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्नलिखित आदेश के कारण प्रस्तुत किया जाता है। जब वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं तो उसके साथ वह 3 तरह के स्टेटमेंट भी जारी करते हैं। एक स्टेटमेंट होता है द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, वृद्ध आर्थिक रूपरेखा विवरण। एक होता है मध्यम अवधि राजकोषीय विवरण। तीसरा होता है राजकोषीय नीति योजना विवरण। इस तरह के स्टेटमेंट का जो प्रावधान किया गया है वह हमारे FRBM एक्ट के अंतर्गत किया गया है। जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट मैनेजमेंट अधिनियम है, बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 है, इसके अंतर्गत हमारे राजकोषीय घाटे को और हमारे जो बजट के घाटे होते हैं अलग अलग तरह के, उनको कम करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि इस तरह के विवरण आपको बजट के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। अगर आपको याद हो तो 2021 के क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। उसका जो आंसर था ऐसी सरकार जो संविधान की सीमाओं से बंधी हुई हो, जो संविधान के अनुसार काम करे, वह सरकार क्या है, संवैधानिक सरकार है। तो उसी को इन ऑप्शंस में ढूंढना है। विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार। तो आप पाएंगे कि अगर हम संवैधानिक सरकार की बात करें तो यह क्या होती है, सीमित सरकार को ही हम संवैधानिक सरकार कहते हैं। उसके पास अनन्य शक्तियां नहीं होती है, वह संविधान की सीमाओं से परिबद्ध होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और यह है मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं। तो मूल अधिकार तो हमारे मानव अधिकारों के बारे में बात करते हैं, लेकिन मूल अधिकारों के अलावा भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो मानवाधिकारों के बारे में बात करते हैं, जो बात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी कही गई है। तो पहली बात तो यह कि आपको ये वाला ऑप्शन नहीं है इसमें, ये पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया गया है गलती से। उद्देशिका, राज्य के नीति के निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, यदि आप इन तीनों को देखेंगे तो उद्देशिका में हमारे लिए न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है। तो ये कहीं ना कहीं मानवाधिकारों से ही जुड़ता है। फिर हम बात करें नीति के निदेशक तत्वों की, तो उसमें भी इस तरह के प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें मूल कर्तव्यों की, तो मूल कर्तव्यों के अंदर भी महिलाओं का सम्मान है, व्यक्तियों का संपूर्ण विकास के बारे में बात कही गई है, बच्चों की शिक्षा को लेकर बात कही गई है। तो ये चीज़ें भी मानवाधिकारों के बारे में बोलती हैं। तो अगर हम कहेंगे तो कहेंगे कि तीनों ही चीज़ें, ऑप्शन डी होगा 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ द करेक्ट, सभी सही हैं, सभी को इस के अंतर्गत रखा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के बारे में है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो किस प्रकार के नागरिकों को निशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करेंगे। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को,
3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों को और सभी वरिष्ठ नागरिकों को। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निकल एरर ये है कि क्योंकि इस तरह की व्यवस्था के लिए राज्यों को शक्ति प्रदान की गई है, राज्य अपने हिसाब से इस तरह की जो फ्री विधिक सेवाएं, निःशुल्क विधिक सेवाएं, उसके लिए शर्तें निश्चित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखना चाहें तो सीधे तौर पर हमें देखने को मिलता है कि वरिष्ठ नागरिकों के बारे में और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में तो हमें निःशुल्क विधिक सेवा के संबंध में कोई स्पेशल प्रोविजन हमें देखने को नहीं मिलता है। और जब हम 3 और 4 को एलिमिनेट कर देते हैं तो यह और यह तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। हमारा ऑप्शन बनता है केवल 1 और 2, यानी 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सेवा की व्यवस्था की गई है। ये था हमारा 2021 के क्वेश्चन का एनालिसिस डिस्कशन। कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में 2019 के क्वेश्चन के साथ। ये 2020 का डिस्कशन था, 2019 के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद।